हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अब तक मैंने दोस्तों एनटीपीसी जो 18/5/2013 को पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। जिन लोगों ने उसे अभी नहीं देखा, जाकर उसको अवश्य देखे। दोस्तों, कई दिन से मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर जनरल साइंस की भी सीरीज स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों, मैं आज जनरल साइंस का थोड़ा बेसिक बताऊंगा, जो कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हो, कहाँ कहाँ तक इसका दायरा होता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों को ये नहीं आता जनरल साइंस बिल्कुल भी, वो इस सेशन को जरूर देखेंगे। और ये लगभग मेरा 2 से 3 महीने तक पूरा चलेगा। मैं इसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखे देखा जाए, कभी कभी जैसे साइंस वाले बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो जनरल साइंस क्या एकदम आसान होती है, परंतु जो आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन ये साइंस जो होता है, साइंस वर्ड से ही हमको पता चलता है कि साइंस का मतलब ही होता है किसी चीज को जानना और समझना। तो क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन उनका रटा गया होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आप लोगों को कोई चीज रटाई ना जाए, और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो आप ये लास्ट तक देखेंगे कि आप जो क्वेश्चन कभी कभी आपको डिसमिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं मैं कि जनरल साइंस होता क्या है। देखिए दोस्तों, साइंस जो होता है सभी विद्यार्थी या सभी कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग अच्छे समझिएगा। चाहे वे एग्जाम लेवल से तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई एकेडमिक लेवल से तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये जनरल साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है शुरू में जनरल साइंस को। तो इसका पहला भाग हमको आता है फिजिक्स, और इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, केमिस्ट्री, और इसका तीसरा पार्ट होता है बायो। अब इन्हीं तीनों का उपयोग करके हम एक चीज क्या बना देते हैं, प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि एक हिसाब से देखा जाए तो साइंस, ये अगर ये तीनों पार्ट देखा जाएगा तो ये क्या होगा, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की अगर बात हम करें तो क्या होता है, ये कृत्रिम, यानी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जो हम क्या नई चीज बना करके इसका अपने दैनिक जीवन में लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आज बताऊंगा फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन कैसे आई, और उसी प्रकार में केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उसी प्रकार से ये और बायो के बारे में कि किस हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया, परिभाषा इनकी किस बेस पर दी गई, और इनके जनक क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा पहले मैं फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, देखते हैं फिजिक्स के बारे में पहले। तो दोस्तों, जैसे बात की जाए, जैसे फिजिक्स शब्द, अगर फिजिक्स शब्द नाम देने वाले वैज्ञानिक पूछे तो उसका नाम क्या होगा, फिजिक्स शब्द किसने दिया, तो वो सबसे पहले आते जाने माने क्या, वैज्ञानिक अरस्तु। अब बात आती है फिजिक्स शब्द बना कैसे है, और इसमें आप ये ध्यान देना है, फिजिक्स या साइंस के जितने भी चीजें होंगी वो एक शब्द आप सुने होंगे, लैटिन। लैटिन और क्या होता है, ग्रीक भाषा, ये लगभग क्या यूनानी चीजें होती हैं, या ग्रीक अल्फाबेट जो होता है और लैटिन भाषा होती है। जितने भी वर्ड तुमको मिलेंगे सब इसी से संबंधित होंगे। उसी प्रकार जो फिजिक्स बना हुआ है, लैटिन शब्द क्या, फूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात कहने का मतलब है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा भौतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक घटना दैनिक जीवन में बहुत सारी होती है, जैसे देखा जाए वर्षा का होना, ज्वालामुखी का उद्गार, और ज्वार भाटा समुद्र में देखा जाए, सूर्य के चारों पृथ्वी का चक्कर लगाना, और क्या होगा, पृथ्वी के चारों चंद्रमा का चक्कर लगाना, ये आदि क्या थी, प्राकृतिक घटना। और ये शुरू में जो फिजिक्स को मार के जो वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, वो क्या होती, प्राकृतिक चीज के ही बारे में लोग पहले जानते थे। लेकिन 1900 शताब्दी के लास्ट तक
जब आ गए न्यूटन, या उससे पहले न्यूटन, उसके बाद क्या है आइंस्टीन वगैरह, तो फिजिक्स को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया। तो उस हिसाब से इनकी परिभाषा क्या होती है, चलो उसको देखते हैं। जैसे आइंस्टीन ने बताया, एक सूत्र दिया, ई बराबर क्या होता है mc स्क्वायर। अब यहाँ पे ई क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, और यहाँ पे होता है द्रव्यमान, और सी क्या होती है, प्रकाश की चाल। और इस समीकरण को अगर देखा जाए तो आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं, आइंस्टीन का समीकरण, और या तो कहते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और पूछा जाता है ये किस सन में दिया गया, तो सन 1905 में है। तो बात आती है जो आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने फिजिक्स की डिफिनेशन के लिए द्रव्यमान को चुना, प्रकाश और हिसाब से एनर्जी को चुना है। तो फिजिक्स में देखा जाए तो बहुत सारी राशियां, लेकिन परंतु आइंस्टीन ने केवल द्रव्यमान चुना, ऊर्जा चुनी और प्रकाश। कि अगर देखा जाए कि दुनिया या ब्रह्मांड जो बना हुआ है, देखा जाए तो द्रव्यमान या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर हम द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में जान ले तो पूरी फिजिक्स क्या उसी में समाहित हो जाती है। तो इस बेस पर आइंस्टीन ने परिभाषा बताई कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनमें होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कि देखा जाए ब्रह्मांड में कई सारी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का उत्पन्न होना सीधी बात किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस बेस पर आइंस्टीन ने अपनी परिभाषा दी, जो क्या अभी तक क्या आधुनिक परिभाषा के नाम से जानी जाती है। और ये एकदम अथेंटिक है, जितनी भी, क्योंकि जो चीज हम अध्ययन करते हैं, तो कोई भी वस्तु दुनिया की उठा लेंगे तो उसमें क्या होगा, या मास होगा या तो एनर्जी क्या इमिट करेगा। तो इसी बेस पे आइंस्टीन ने परिभाषा बताई। अब बात आती है इसके जनक की, तो इसको आगे देखते हैं थोड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सब शुरू में जो फिजिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु, और उसके बाद देखा जाए फिजिक्स जो शब्द बना है फूसी शब्द से बना हुआ है, और फूसी शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता। उसके बाद ये क्या दी, पूर्ण अवधारणा थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, कई सारे महान वैज्ञानिक इस पृथ्वी पे जन्म लिए, तो उसका देखने का नजरिया बदल गया। तो आइंस्टीन आए, तो आइंस्टीन ने क्या अपनी परिभाषा बताई कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनमें होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप कैसे क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज अगर चल रही है तो गतिज ऊर्जा है, उसको अगर रोक दिया जाए तो स्थिर ऊर्जा। जैसे पंखा है, पंखा अगर होता है तो विद्युत चलता है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में हो रही है। ऐसे बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, दुनिया में बहुत सारी ऊर्जाएं मौजूद है। तो उनका स्वरूप क्या होता है, किस रूप में कन्वर्ट होता है, तो इसी चीज के बारे में आइंस्टीन ने बताया। तो अब देखिए जाता है इनके जनक कई प्रकार के होते हैं। कई कई क्वेश्चन उठते हैं कि भाई भौतिक विज्ञान का जनक क्या होता है। कुछ लोग आइंस्टीन बताते हैं, कुछ लोग क्या सर आइजैक न्यूटन बताते हैं, कुछ लोग गैलीलियो बताते हैं। तो उसका आज मैं आज उसको दूर कर दूंगा कि बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी देता है ऑप्शन में आइंस्टीन दे दिया, न्यूटन दे दे, तो हम इसी में क्या कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो मैं बताऊंगा इनको कहा गया, क्यों कहा गया, इनकी उपलब्धियां क्या थी और किस बेस पे कहा गया। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। फादर ऑफ फिजिक्स, तो देखा जाता है तो इसके कई धारा, अगर क्वेश्चन केवल पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक, तो उसके लिए उत्तर हम क्या लगाएंगे, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन सीधी बात है, फिजिक्स है या फिजिक्स के क्षेत्र में कई सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने क्या खोज दी, और क्या अपने अपनी कई सारी बातें रखी। लेकिन अगर बात आती है कि सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, तो सीधी बात है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा खोज करेगा, ज्यादा बताएगा, उसी को क्या उसका वरीयता दी जाएगी। तो इसी प्रकार न्यूटन ने भौतिक विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें बताएं। अगर देखा जाए तो लगभग फिजिक्स की जितनी भी शाखा होती है, चाहे वो गतिकी हो जाए, चाहे वैद्युत हो जाए, चाहे उष्मा हो जाए, चाहे क्या ध्वनि ले ले,
और चाहे कोई भी चैप्टर ले ले तो न्यूटन का देखा जाए तो हर चैप्टर चाहे प्रकाश ले लेते हैं तो न्यूटन का हर क्षेत्र में आविष्कार था। तो इसका अत्यधिक आविष्कार होने के कारण न्यूटन को भौतिक विज्ञान का क्या जनक कहा जाता है। और बात आती है आइंस्टीन। आइंस्टीन भी क्या देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इन्होंने जैसे दिया फोटॉन के बारे में बताया और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बताया। तो किसमें आ जाते हैं हम, जैसे जो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो फोटॉन वगैरह होते हैं किसमें आ जाते हैं, नाभिकीय फिजिक्स में, यानी नाभिकीय भौतिकी में आ जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक अगर कहेंगे तो उसके लिए हम किसको जनक मानेंगे, सर आइजैक न्यूटन को। जब बात किसकी करेगा, नाभिकीय भौतिकी, तो इसका जनक क्या होता है, आइंस्टीन। अब जब पूछ लिया जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान, तो इसका जनक किसको कहा जाता है, तो ये एक नाम आपने जाना पहचाना होगा, गैलीलियो भी अपने आप में क्या एक बड़ी हस्ती थी। इन्होंने लगभग क्या जड़त्व के बारे में बताया और दूरबीन की खोज की। और न्यूटन इसका क्या है, एकदम बेस्ट है पूरे फिजिक्स में। अगर न्यूटन ने जो काम किया आज क्या उसी पे पूरी फिजिक्स चल रही है। न्यूटन ने जो 400 साल पहले देकर चले, जैसे गति के समीकरण हुए और जैसे कैलकुलस में मैथ में इनको महारथी हासिल थी, आज वही क्या आज हम उसी पे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखा जाए न्यूटन एक देखा जाए बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये तो हुआ थोड़ा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। दोस्तों ये समझ में आया होगा कि भौतिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। केवल जब भौतिक विज्ञान का जनक पूछेगा तो सर आइजैक न्यूटन को, नाभिकीय भौतिक का जनक पूछेगा तो आइंस्टीन को, और जब पूछेगा आधुनिक भौतिक विज्ञान तो उसके लिए कौन आते हैं, गैलीलियो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये कभी एग्जाम में आए तो आप कभी गलती मत करना। आप समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री शब्द आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री शब्द कहां से लिया गया, ये भी क्या लैटिन वर्ड है और ये मिस्र देश से लिया गया और कीमिया शब्द से बना गया। तो कीमिया का अर्थ होता है क्या, काला रंग या क्या काली मिट्टी। तो जो मिस्र निवासी थे वहां की कारण या जो मिट्टी में कुछ विशेषताएं थी वहीं से क्या हुआ शोध किए, तो वहीं से क्या इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा। तो यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि केमिस्ट्री शब्द किससे बना हुआ है, तो क्या बताएंगे हम, कीमिया से। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो यही होता है इसकी परिभाषा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणधर्म, संगठन व उनमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। लगभग ये सब से देखा जाए केमिस्ट्री पूरे तुम्हारे एलिमेंट पे निर्भर करती है। यदि आपको एलिमेंट के बारे में, तत्वों के बारे में जानकारी है तो केमिस्ट्री आपके लिए क्या होगी, एकदम आसान है। जैसे मैंने शब्द यूज किए परिभाषा में कि केमिस्ट्री जो होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या पदार्थ, यानी पदार्थ क्या होता है, यानी हमको पदार्थ के बारे में ही जानना है। तो पदार्थ सीधी बात किससे मिलकर बना होगा, तत्व के बारे में। उसके बाद आता है इसका संगठन और इसके बाद क्या आता है प्रक्रिया या कह सकते हैं गुणधर्म, और एक चीज इसमें आता है संरचना। अगर आपके चार चीजों के बारे में पता है, संगठन हुआ, प्रक्रिया, संरचना हुआ और गुणधर्म हुआ, तो सीधी बात है कोई तत्व बनेगा। तो सभी तत्व दुनिया में अभी तक क्या 119 तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्व के अपने आप में अलग अलग चीजें रखते हैं। तो तत्व का क्या हुआ, संगठन हुआ कैसे बना, और प्रक्रिया किस तरह से उसमें शोधित किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो हिसाब से कह सकते हैं प्रक्रिया। और उसके बाद संरचना, सभी की संरचना जितने भी, या एक छोटा सा एग्जांपल व्यक्तियों को ले लो, या दुनिया में जितने भी सारे व्यक्ति हैं सबके चेहरे क्या होते हैं अलग, या सबकी बनावट क्या होती है अलग। उसी प्रकार क्या होते हैं जितने, यदि कोई हम पदार्थ बना रहे हैं, कोई यौगिक बना रहे हैं, तो सभी क्या होंगे, उनकी संरचनाएं अलग होंगे, बांध होंगे अलग होंगे, और कई सारी चीजें होती है अलग होती है। जैसे मान लेते हैं अमोनिया ही लेते हैं, तो इसका संगठन लेते हैं तो देखा जाए यानी स्थिरी। तो ये देखो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं, तो क्या बना है, अमोनिया का संगठन बना। उसके बाद प्रक्रिया इसकी दो होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, कैबर विधि होती है कि किस तरह से अमोनिया को हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद संरचना, तो इसका संरचना ऐसे बनता है यार रहेगा, 3 तरफ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ये संरचना सूत्र होगा। गुण क्या होता है,
गुड़ जैसे मान लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में नौशादर वगैरह बनाने में, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, या अश्रु गैस बनाने में। यही तत्वों को या केमिस्ट्री हमको सीखना है तो सीधी बात हमको तत्व में पकड़ होनी चाहिए, और तत्व में पकड़ करने के लिए हमको 4 चीजें आनी चाहिए। संगठन आना चाहिए, प्रक्रिया और संरचना और गुणधर्म। अगर ये आप इतना अगर सीख ले तो केमिस्ट्री आपके लिए एकदम क्या होगी, बहुत आसान होगी। अब बात आती है इसमें केमिस्ट्री का जनक भी, तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, लेवासियो को, लेवेसियो या लेवासियो कहीं कह दिया होता है। अब बात आती है इनको क्यों कहा गया। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे डाल्टन हुए, मेंडलीफ हुए, ये भी क्या महान हस्तियां थी, और बार्जिलियस हो गए और प्रिस्टले हो गए, उनको क्यों नहीं कहा है, लेकिन किसको कहा गया, लेवेसियो को। तो लेवेसियो ने कुछ क्या उपाधि थी, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज हालांकि कैवेंडिश ने की थी, परंतु उनका नामकरण किसने किया था, लेवेसियो ने किया था। और एक एलिमेंट हमको मिलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी नामकरण किसने किया था, लेवेसियो ने किया था। और लेवेसियो ने एक क्या दहन का रूल बताया था कि कोई चीज अगर किसी चीज को जलाया जा रहा है तो बाद में कितना क्षय होता है या कितनी ऊर्जा उससे निकलती है, इस बारे में लेवेसियो ने बताया है। तो चीजें आसान, लेकिन उस दौर में क्या थी, बहुत कठिन थी कि और लोग नहीं कर पाए, ये केवल लेवेसियो ने किया। और कई सारी चीजों में और भी योगदान दिया, इसलिए क्या केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, लेवेसियो को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब बढ़ते हैं बायो की तरफ। बायो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखा जाए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लैमार्क तथा टेवी रेनस। ठीक, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और ये किस सन में किया था, लगभग 1802 ईस्वी में। तो देखते हैं इसकी परिभाषा, या इसका और थोड़ा संधि विच्छेद करके देखा जाए तो बायो प्लस क्या होता है, ये लॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और बायो का मतलब होता है जीवन या लाइफ कह सकते हैं। तो जीवन का अध्ययन या जीवन किसमें होगा, सजीव में होगा, यानी सजीवों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का जनक होता है अरस्तु को। ठीक, तो जैसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। और बायो की परिभाषा अगर पूछेगा तो सजीवों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। या एक दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैसे हुआ श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, और अवशोषण हुआ, पोषण हुआ, और वृद्धि हुआ, प्रजनन आदि प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इन्हीं सब का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। आप देखा जाए जीव विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, जीव विज्ञान को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला क्या है, जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी। तो जूलॉजी, इसका जनक भी क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए दूसरा क्या होता है, बॉटनी, इसको हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान, और पादप विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। थियोफ्रैक्टस हिसाब से क्या अरस्तु के चेले ही थे। तो दोस्तों ये आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, और दोस्तों कल से मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, और जिन लोगों को जो लेसन पढ़ना होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे, और कल से ये सेशन जो होगा रेगुलर रहेगा। आप चैप्टर का नाम बताना, और मैं इस सेशन को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एक दिन इसका लेक्चर रहेगा, दूसरे दिन में इसके एमसीक्यू कराऊंगा, कि आप लोगों को कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। पूरा कंप्लीट कंटेंट मैं इस पे पढ़ाने जा रहा हूं, और आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।